इसकी जब हम बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, तो बिना एक घोर जातिवादी सामंतवादी समाज के ये परिवारवाद संभव नहीं, असंभव। अगर एक समाज परिवारवाद को स्वीकार नहीं करे तो परिवारवाद कैसे चल सकता, कोई राजवंश कैसे चल सकता? तो इसलिए मैं मूल बुनियादी दोष में इन वंशों को और उनके चलाने वालों को नहीं देता। वो तो सहज अपना लोभ दिखा रहे हैं उनकी, और दिक्कत यह है कि हमारी जैसे लोकतंत्र में लोकतंत्र हमारा बन गया है कि एक बार आप 5 साल अगर सत्ता में आ गए तो उससे आर्थिक लाभ इतना ज्यादा हो जाता है कि एक आपकी आर्थिक जागीर बन जाती है। और आप सब मुझसे बेहतर इसको जानते हैं, हरियाणा में भी देखेंगे तो आपको एक एक जिले में ऐसे राजवंश दिख जाएंगे। प्रदेश के स्तर पे तो है ही, हम जानते हैं, नाम गिनाने की जरूरत नहीं। और ये जरूरी हो जाता है कि जो कमाई हुई है, जो व्यावसायिक आर्थिक जागीर बनी है, छोटा साम्राज्य बनता है, वो धीरे उसको आगे रखा जाए, अपनी अगली पीढ़ियों को के लिए छोड़ना है, इसलिए अपनी गद्दी पर उनको बिठाना है, बिठाते जाना है। और इस तरह से राजनीतिक वंशवाद भी चलता है, और ये आर्थिक साम्राज्य भी हैं उनके साथ साथ बने हुए, वो भी चलते रहते हैं और फैलते रहते हैं। लेकिन इसको स्वीकार कौन करता है? क्या सामाजिक मान्यता के बगैर, सामाजिक स्वीकार्य के बगैर कोई भी परिवारवाद राजनीति में चल सकता है? मैं मानता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कड़वी सच्चाई को कि परिवारवाद नाम की बीमारी की जड़ दरअसल हमारे अपने समाज में, हम अभी भी सामंतवादी समाज हैं, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये हमारे बढ़ते हुए राजनीतिक राजवंश है, परिवारवाद। सामंतवादी यानी क्या? यानी जो सत्ता में बैठा है किसी भी रूप में, वो कहीं से भी कैसे भी आया है, वो अगर सत्ता में है तो बस वो हमारा राजा है और हम प्रजा हैं। और एक अजीब सा दैन्य हमारे लोगों में मैं पाता हूं, जो बहुत कहूंगा कि मानवीय गरिमा के खिलाफ है। एक स्वतंत्र चेता समाज जो होता है, एक सचमुच लोकतांत्रिक समाज होता है, तो वो एक व्यक्ति, उसका एक नागरिक भी खड़ा होकर अपने आप को वैसा ही सशक्त महसूस करता है जैसा उसका उच्चतम शासक। ये एक स्वतंत्र चेता, स्वाभिमानी, लोकतांत्रिक व्यक्तित्व का प्रमाण है, उसकी विशेषता होनी चाहिए। असली लोकतंत्र यह है कि एक गरीब से गरीब आदमी भी, या एक सामान्य कोई भी आदमी को बड़े से बड़ी राजनीतिक सत्ता पे बैठे, पद पे बैठे आदमी को चुनौती दे सकता है, उससे बराबरी पे बात कर सकता है। लेकिन ये तब होगा, हमारे कई सौ साल की गुलामी का एक इतिहास हमारा है, तो हमारे समाज का स्वभाव भी थोड़ा सा उस अनुभव में डूब गया है। तो हम भले ही उनको नाम दूसरे दे दिए हों, लेकिन अभी भी राजा प्रजा वाला भाव है। एक विधायक भी हो जाता है, विधायक का एक ब्लॉक प्रमुख भी हो जाता है, तो वो उसकी चाल बदल जाती है, और बाकी लोग भी उसको ऐसे स्वीकार करने लगते हैं, उससे ऐसे व्यवहार करने लगते हैं। इसको अगर मैं दूसरी तरह से देखूं, राजनीति के क्षेत्र से हटा के मैं व्यापार के क्षेत्र में भी लाके देखता हूं, समाज में लाता हूं, जो जैसे डॉक्टर स्वामी ने बात की, ऐसा क्यों है? और क्या ये बड़ी गड़बड़ नहीं है, ये बीमारी नहीं है, बीमार समाज का द्योतक नहीं है कि हमारा समाज भी जिसके पास सिर्फ पैसा है, कैसे भी कमाया गया हो, उसको इज्जत देने लगा, और पैसे वाले के सामने, मैं गीता के त्रिगुणात्मक अगर रूपक में बात करूं, सात्विक, राजसिक और तामसिक के, उसमें तो एक तामसिक पैसे वाले के सामने एक सात्विक गरीब अपने को दीन महसूस करता है, उसको करवाया जाता है, मतलब छोटा अशक्त महसूस करता है। ये एक अस्वस्थ, एक बीमार समाज की निशानी, और इन्हीं सारी चीजों से पनपता है ये परिवारवाद, नए हमारे राजवंश। इसलिए आप पाते हैं कि
इसको कहता हूं कि एक बड़ा रोचक नए किस्म का धर्म युद्ध चल रहा है भारतीय राजनीति में। महाभारत काल में धर्म युद्ध होता था, हम जानते थे, महाभारत की लड़ाई के बारे में हमने पढ़ा है, और जो बड़ी पौराणिक युद्ध जो हमने वर्णन पढ़े हैं अपने बड़े युद्धों के, कि सुबह से शाम तक सेनाएं युद्ध करती थी, एक दूसरे को मारती थी, उसमें कहीं कोई कोताही, कोई लिहाज नहीं होता था। शाम को वही सेनाएं एक दूसरे से मिलती जुलती भी, सेनापति भी, प्रमुख जो लोग होते थे वो एक दूसरे से मिलते थे, संवाद भी होता था, और वो जो शत्रुता थी वो उस शाम के बाद, सूरज ढलने के बाद छोड़ दी जाती थी। तो इसको धर्म युद्ध कहते थे कि हम धर्म के नाते युद्ध कर रहे हैं, हम कोई दुश्मनी निभाने के लिए और वो करने के लिए नहीं, खत्म कर देने के लिए नहीं, हम युद्ध करना चूंकि हमारा धर्म है, सैनिक का धर्म, क्षत्रिय का धर्म जो माना जाता था, उसके बाद हम दुश्मन नहीं रहते। एक ये पौराणिक कल्पना हमारे पास है। भारत में जो आजकल राजनीति है उसमें बड़ा एक नया उसका आधुनिक संस्करण है इस धर्म युद्ध का। संसद में, विधानसभाओं में, मंचों पर, जनसभाओं में एक दूसरे को पानी पी पी कर गालियां दी जाती हैं, आलोचना की जाती है, आरोप लगाए जाते हैं, हर तरह के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन जो नेपथ्य है, यानी जब मीडिया की और समाज की निगाह में वो नहीं होते, जब वो भीतर रात के अंधेरों में सब एक दूसरे से घुले मिलते रहते हैं, सब एक दूसरे के हितों का पोषण करते हैं, एक दूसरे के हितों का लिहाज करते हैं, एक दूसरे के मर्म पर प्रहार नहीं करते, सबसे ज्यादा आर्थिक मर्म पर प्रहार नहीं करते, एक दूसरे की कमजोरियों और दुखती नब्ज को जानते हैं, लेकिन चूंकि सबकी कोई न कोई नब्ज दुखी है और दबती है, इसलिए सब एक दूसरे का वो लिहाज करते हैं। इसको मैं कहता हूँ ये आधुनिक धर्म ये है ना। तो ये जो पर्दे के पीछे की मिली भगत है, इसके लिए उर्दू में एक बड़ा अच्छी अभिव्यक्ति है कि जो दिन के राजनीतिक शत्रु हैं वो शाम के बाद हम बिस्तर होते हैं। और उसमें केवल वही शामिल नहीं, उसमें नौकरशाही शामिल है, उसमें क्षमा कीजिएगा हमारा समूचा, लगभग समूचा व्यापारी वर्ग शामिल है, उसमें हमारे ठेकेदार शामिल हैं, राजनीति और वोटों के ठेकेदार शामिल हैं, और एक ये नेक्सस जिसे कहते हैं हम, ये विराट मिली भगत पूरे देश में राजनीति में चल रही है, जिसके माध्यम से देश चल रहा है। ये राजनीतिक वंशवाद, परिवारवाद उसका एक लक्षण है। और इस सब के चलते जो छोटा है, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जिसको विकास के और ऐसे इस जाल में, इस नेटवर्क में घुसने के मौके नहीं मिले हैं, वो बेचारा दीनहीन, वंचित, उपेक्षित पड़ा रहता है। लेकिन एक लोकतंत्र में होना क्या चाहिए? मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि ये जो आपको लगे कि परिवारवाद केवल गांधी नेहरू परिवार का है, तो अगर हरियाणा से ही शुरू कर लें तो आप मुझसे ज़्यादा गिना सकते हैं। हाँ, अच्छा, अरे वाह, बढ़िया बढ़िया, तब तो बढ़िया, आप सब दिखा ही चुके। और मैं तो समझता हूँ कि ये प्रदेशों के स्तर पे नहीं, जैसे मैंने कहा, ये जिलों के स्तर पे ही आ गए, जिलों के स्तर पे भी आपको मिलेगा। जिसका जितना सबका जो प्रभाव क्षेत्र है, उस प्रभाव क्षेत्र में वो दरअसल वो उगाही का क्षेत्र भी होता है, और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो फिर जागीर बन जाती है, राजनीतिक भी और आर्थिक भी, और फिर उसको चलाना जरूरी हो जाता है। लेकिन इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि इस देश को आगे, इस देश को जिस तरह का नेतृत्व चाहिए और उस नेतृत्व को दे सकने की क्षमता वाले लोग जहां पर हैं, जो युवा लोग हैं, वो देश भर में फैले हुए हैं, वो आगे नहीं आ पा रहे।
परिवारवाद का सबसे बुरा असर हमारी, जिसे हम गवर्नेंस कहते हैं, उस पर होता है और उसकी कीमत भी हम ही चुकाते हैं सामूहिक रूप से। जब मैं राजनीतिक नेतृत्व कहता हूं तो वो केवल प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं है। एक नरेंद्र मोदी बन गए तो उससे क्या हर चाय वाले को क्या रास्ता साफ हुआ है? ईमानदारी की बात पूछ रहा हूं। उससे निश्चित रूप से बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारे ऐसे लोगों को आत्मविश्वास मिला है जिनको पहले ही आत्मविश्वास नहीं था कि वो आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के उदय ने एक बहुत बड़ा काम किया है, परिवर्तन किया है, एक नया आत्मविश्वास छोटे आदमी को भी दिया है। लेकिन क्या व्यवस्था बदलती नजर आ रही है? अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और जब तक वो व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक इस देश को जो कम से कम 5 लाख 10 लाख नरेंद्र मोदी चाहिए, यानी मैं उस व्यक्ति की, एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, उनके जैसे नेता चाहिए जो नीचे से ऊपर उठकर आ सके अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पे। वो कैसे आगे आएंगे? ये वैसी ही बात ना हो जाए कि जैसे स्त्री सशक्तिकरण की बात, स्त्रियों को आगे लाने की बात इस देश में 50 साल से हो रही है। उनके लिए आरक्षण की मांग हो रही है। कई स्तरों पर आरक्षण कर दिया गया है, जिला परिषदों में कर दिया गया है, पंचायतों में कर दिया गया है। कहा यह जाता है कि साहब हमारे देश में प्रधानमंत्री हो चुकी हैं, हमारी राष्ट्रपति महिला हो चुकी हैं, पाकिस्तान में ये हो चुका है, बांग्लादेश में हो चुका है, श्रीलंका में हो चुका, हमारे पड़ोसी देशों में जो पुराने उपनिवेश थे अंग्रेजों के। तो क्या एक इंदिरा गांधी के और एक प्रतिभा पाटिल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन जाने से भारत की आम महिला को सचमुच उसका रास्ता खुला है? वो आगे आई है, सशक्तिकरण हुआ है? क्या एक दलित राष्ट्रपति हो जाने से दलितों का सशक्तिकरण हो गया है? नहीं हुआ। तो हमें इस भुलावे में नहीं रहना चाहिए कि व्यक्तिगत अपवादों से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। हम आशा करते हैं कि ये जो हुआ है ये एक बड़ी परिघटना, एक फिनोमिनन बनेगा, लेकिन वो आसान नहीं है। और इस देश को केवल, जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री ही नहीं चाहिए, इस देश को अच्छे ग्राम प्रधान चाहिए, इस देश को अच्छे पार्षद चाहिए, इसको अच्छे विधायक चाहिए, इसको पंचायतों के चलाने वाले चाहिए, इसको अच्छे ब्लॉक प्रमुख चाहिए, इसको अच्छे जिला के स्तर पर नेता चाहिए। वो कहां से आएंगे? वो तब आएंगे जब केवल योग्यता, प्रतिभा, गुण के बल पर, ईमानदारी के बल पर, नेतृत्व क्षमता के बल पर, नेतृत्व क्षमता को पहचानने वाली, उसको बढ़ाने वाली व्यवस्थाएं बनेगी हर राजनीतिक पार्टी में। जब समाज ऐसे लोगों को स्वीकृति देगा, जब हम और आप किसी नेता से बात करेंगे तो सिर्फ उसको आंकते समय उसकी राजनीतिक और आर्थिक ताकत नहीं देखेंगे, हम उसके परे के एक अच्छा सच्चा राजनीतिक कार्यकर्ता हमें अगर कहीं दिखता है, सामाजिक कार्यकर्ता दिखता है, तो हम उसको ताकत ज्यादा देंगे। ये हमारा आपका काम है। तो कोई भी अच्छा नेतृत्व हमारे और आपकी मदद के बगैर और उस प्रोत्साहन के बगैर आगे नहीं आ सकता। नरेंद्र मोदी भाग्यवान थे कि उनको आगे बढ़ाने वाले लोग मिले। ऐसी अनंत प्रतिभाएं हैं इस देश में, हर पार्टी में। परिवारवाद से मुक्त बीजेपी में भी और परिवारवाद से मुक्त सीपीआई सीपीएम में भी, जहां पर उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन हम ध्यान रखें कि परिवारवाद को हटाने का मतलब है कि हम एक गुण और योग्यता आधारित समाज और राजनीतिक व्यवस्था चाहते हैं। लेकिन वो तब होगा जब हम गुणों और योग्यता को सिर्फ राजनीति में ही नहीं, समाज के हर क्षेत्र में महत्व देंगे और उसको आगे लाएंगे। ये व्यापार में भी जरूरी है। क्षमा कीजिएगा, क्योंकि यहां पर मुझे लगता है कि इस वर्ग के लोग काफी हैं। क्या आज
परिवार संचालित कंपनियों के आगे समस्याएं खड़ी नहीं हो गई? क्या वो एक संकट में नहीं है? बहुत भारी संकट है इस समय। फैमिली लेड बिजनेसेस जिन्हें हम कहते हैं, और जहां जहां परिवार ने, परिवारवाद या परिवार के मोह ने कंपनियों को जकड़ रखा है, उनके विकास को अवरुद्ध किया है। जो नई हवा है, जो नया जमाना है, उसमें एक सिर्फ उसी परिवार का बेटा या बेटी होना काफी नहीं है उसको आगे ले जाने के लिए। नई तरह की योग्यताएं चाहिए, नई तरह की प्रतिभाएं चाहिए। उनको लाना और उनको आगे बढ़ने का मौका देना, इसके लिए समाज तैयार है क्या? जहां जहां ये हो पा रहा है वहां पर हम देख रहे हैं कि उन कंपनियों का, घरानों का भी विकास हुआ है। लेकिन अब आप देखें कि कितने बड़े बड़े राजनीतिक और औद्योगिक घराने इस देश में नष्ट हो गए, आज उनका पता नहीं है। मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, लेकिन आप सब मुझसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उन्होंने समय की मांग को नहीं पहचाना और वो अपने परिवार के मोह में घुसे रहे। ये थोड़ी सी ये दीगर बात है, अलग बात मैंने की है, लेकिन मुझे लगता है कि जब ये सारी चीजें एक साथ होती है, जब हम केवल एक समाज के हिस्से को, राजनीति को अलग करके देखें और उसमें सफाई की उम्मीद करें कि वो उत्कृष्ट हो जाएगी, सुधर जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी, तो ये संभव नहीं जब तक बाकी सारी चीजें ना हो। शरीर के किसी एक अंग में कुछ गड़बड़ हो तो वो सिर्फ वहां की इलाज से काम नहीं चलता, पूरे शरीर को ठीक करना, पूरे शरीर का स्वास्थ्य होता है, स्वस्थ होता है वो, तब उसका आपका लगेगा कहीं भी स्वस्थ होता है। तो जो नई चुनौती है तो हमारे लोकतंत्र की भी और जो नए समय की भी, ये है कि अब हम अपने आप को, कम से कम हम आप जैसे पढ़े लिखे लोग, जिनको इस बहुत रोचक समय में रहने का, काम करने का मौका मिल रहा है, हमारे पास आज ज्ञान और समझ के लिए कोई बंधन, कोई सीमाएं नहीं है। सीमाएं सिर्फ अपनी जिज्ञासा की है, अपनी इच्छा की है कि हम एक नए तरह के हर क्षेत्र में नेतृत्व को लाना संभव बनाएं, उसको प्रोत्साहित करें और उसकी अड़चनों को हटाएं। एक सामाजिक आंदोलन के रूप में अगर ये नहीं होगा, जहां जहां हम अनावश्यक गुणों योग्यताओं को दबाने वाला परिवारवाद पाते हैं, उसका अगर विरोध नहीं होगा, वो अगर हटेगा नहीं, तो फिर हमें ना अच्छा व्यावसायिक नेतृत्व मिलेगा, ना शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नेतृत्व मिलेगा और ना राजनीतिक नेतृत्व मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि हम एक तो जाति की उससे मुक्त हों, और हमारे आपके कहने से वो नहीं होगा। ये इतनी विराट समस्या है कि कम से कम 100 साल से तो उससे लड़ने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी तक वो लड़ी नहीं है, लगता है। और खास तौर पे इस राजनीतिक परिवारवाद ने जाति की जकड़ को और जाति की ताकत को और ज्यादा गहरा कर दिया है और उसको मजबूत बना दिया है। सिर्फ अब थोड़ी कुछ हलचल ऐसी होती दिखाई दे रही है पिछले कुछ वर्षों में कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में खास तौर पर, जिसको बिल्कुल जातियों में जकड़े, जो सबसे ज्यादा जो प्रदेश है जो माने जाते थे, वहां पर कुछ जाति की जकड़ हिलती डुलती लग रही है। तो एक स्तर पे जब हमारी जो गठबंधन की राजनीति है, उसका एक फायदा ये है कि राजनीतिक परिस्थितियों में अलग अलग जातियों को, जो पहले एक दूसरे से शायद बात न करती, एक दूसरे को शत्रु मानती थी, आज मजबूरन साथ आना पड़ रहा है, नए गठबंधन और समीकरण बनाने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर ये बहुत अच्छी चीज है अपने आप में, अगर आप उसको सैद्धांतिक दृष्टि से देखें, तो ब्राह्मण और दलितों का अगर गठबंधन बनता है तो सामाजिक समरसता के लिए इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इसी तरह के पिछड़ों और अगड़ों की वो साथ आते हैं, साथ राज करने के लिए या लड़ने के लिए, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। लेकिन ये तब वो हो नहीं पाया है क्योंकि समाज के स्तर पर वो गठबंधन बने नहीं है। तो जब समाज के स्तर पर, यानी हमारे आपके स्तर पर, हमारे आपकी रोटी बेटी खान पान और दोस्तियों के स्तर पर ये गठबंधन, नए गठबंधन बनेंगे और हम
कोशिश करके सोच कर अपनी मित्र मंडली में सबको शामिल करेंगे और केवल अपने जैसे लोगों को ही से ही मित्रताएं नहीं करेंगे और अपने जीवन को केवल अपने जैसे लोगों, अपने वर्ग, अपनी जाति, अपनी बिरादरी तक ही सीमित नहीं रखेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करें तो फिर नए तरह के गठबंधन, नई तरह होंगे, उससे नई तरह की प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा, एक नया सामाजिक राजनीतिक नेतृत्व आ सकता है। थोड़ी ज्यादा आशावादी बातें हैं, मैं उनको स्वीकार करता हूं, लेकिन आशा भी जरूरी है। आशा के लिए जरूरी है कि भविष्य का एक आज से बेहतर चित्र हमारे सामने हो, हमारी कल्पना में हो, हम अच्छी कल्पना कर सकें, बड़ी कल्पना कर सकें, बड़ा सोच सकें। इसके लिए भी जरूरी है कि थोड़ी सी आदर्शवादी किस्म की बातें की जाएं और उसको ध्यान में रखा जाए।